वन है स्क्रीन टाइम रिडक्शन के लिए, और इसको नाम हमने दिया है इन्वायरमेंट बीट्स विल पावर। ठीक है ना। इन्वायरमेंट साइंस और हैबिट रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती हैं कि इन्वायरमेंट बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है ना। जो चीज हमें आसानी से अवेलेबल होती है उसका यूज क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो इसका लर्निंग लेसन क्या है, रूल क्या है इस स्ट्रेटजी का। रूल है चिल्ड्रन यूजुअली फॉलो द इन्वायरमेंट बिफोर दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिए। बच्चे इन्वायरमेंट को पहले फॉलो करते हैं, ना कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है ना। समझ रहे हैं? तो ये एक कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इन्वायरमेंट जीत जाता है विल पावर के ऊपर। ठीक है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कैसे करती है, ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है, व्हाई इट वर्क्स। ठीक है। अगर मोबाइल या टेबलेट हर वक्त टेबल पर, सोफा पर, बेडरूम में बेड पर दिखेगा तो चाइल्ड नेचुरली उसकी डिमांड करेगा, है ना। विजुअल क्यूज जो होते हैं वो बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। ठीक है ना। तो करना क्या है, अब आते हैं कि ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्यों ये काम करता है ये समझा। अब हम आते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो मोबाइल को हमें हमेशा चार्जिंग स्टेशन पर रखना है, बच्चे के कमरे में नहीं रखना है, पहली चीज। टेबलेट अगर हमारे पास है तो वो हमारे पास लॉक्ड होनी चाहिए, ड्रॉर में, हमें लॉक करके ड्रॉर में रखनी है, जैसा कि आप सेकंड थर्ड फोटो में देख रहे हैं। ठीक है। टीवी रिमोट हमेशा विजिबल नहीं होना चाहिए कि वो टेबल पर मिड में रखा हुआ है, जब भी आए बच्चा उठा के उसको चलाने लगे। चौथी चीज, नोटिफिकेशंस और ऑटो प्ले को हमें बंद रखना चाहिए, अपने मोबाइल के भी, टीवी के भी, किसी भी स्क्रीन के, टेबलेट के नोटिफिकेशंस को हमें बंद रखना चाहिए। ठीक है ना। नोटिफिकेशंस आते हैं, बच्चे उनको क्लिक करते हैं, रीस्टार्ट हो जाएगा बच्चा। और बेडरूम को हमें स्क्रीन फ्री जोन बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चा शांति से सो सके। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने इस तरीके से समझा और लागू किया। अब अगर हमारा बच्चा ऑटिज्म का बच्चा है तो हमें विजुअल शेड्यूल लगाना है कमरे के अंदर। विजुअल शेड्यूल हमने आपको बनाने सिखाए हैं पिछले लेक्चर्स में। तो उसमें क्या होता है, एक कागज पर, पंपलेट पर लिखा होता है प्ले टाइम, फिर स्नैक करना है, फिर स्टोरी करना है, फिर अगर हमने स्क्रीन अलाउ की है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए तो देनी है, वरना कोई एक्टिविटी करनी है। ठीक है। तो इस तरह से हम डेली विजुअल फ्लो लगा करके बच्चे को दिखाएंगे। तो हमें शेड्यूल एवरीडे दिखाना है, पिक्चर्स का और आइकन्स का यूज करना है विजुअल शेड्यूल बनाने के लिए, और फॉलो द ऑर्डर टुगेदर। अगर हमने प्ले से स्टार्ट किया तो ये 4 स्टेप देखिए हमारी स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, तो हमें चारों स्टेप एक साथ फॉलो करने हैं। और अगर बच्चा हर स्टेप को फॉलो करता जाता है तो हमें उसको क्या देना है, रिवार्ड देना है, यानी हमें प्रेज करना है, उसकी बातों से प्रशंसा करनी है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा बच्चा एडीएचडी का है तब हमको क्या करना है। अगर हमारा बच्चा एडीएचडी का है तो हमें विजुअल टाइमर का यूज करना है। और फिक्स्ड रूटीन जो होता है वो एडीएचडी के बच्चों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ हम टाइमर का यूज करेंगे। तो फिक्स्ड रूटीन कैसे, पहले स्टडी करेंगे, देखिए इतने से इतने बजे तक स्टडी, घड़ी से हम टाइमर से दिखाएंगे बच्चे को, फिर प्ले, फिर हम स्नैक करेंगे, फिर इतने से इतने बजे तक स्टोरी पढ़ेंगे, फिर इतने से इतने बजे तक 5 मिनट को आपको स्क्रीन मिल सकती है या कोई एक्टिविटी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से विजुअल टाइमर की मदद से हम एडीएचडी के बच्चों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि व्हाई विजुअल शेड्यूल इज बेटर वर्किंग इन ऑटिज्म एंड व्हाई विजुअल टाइमर बेटर वर्किंग इन एडीएचडी चिल्ड्रन। हमने बोला कि जो है ऑटिज्म के बच्चे हैं तो हम विजुअल शेड्यूल उनको दिखाएंगे, और एडीएचडी के बच्चे हैं तो हम उनमें विजुअल टाइमर का यूज करेंगे। अब बात ये आती है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऑटिज्म में विजुअल शेड्यूल को प्रीफर क्यों कर रहे हैं, कोई इसका आंसर करेगा। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑटिज्म में मुख्य दिक्कत क्या होती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, ट्रांजिशन में कठिनाई होती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी से बच्चा डरता है, कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो हो नहीं रही है ना, प्रेडिक्शन बच्चा ना लगा पाए उसका।
ट्रांजिशन में बच्चे को एक से दूसरे रूटीन में शिफ्ट होने में ऑटिज्म के बच्चों को कठिनाई होती है, ठीक है ना। विजुअल इंफॉर्मेशन ये बच्चे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं कि विजुअल इंफॉर्मेशन को तो ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चे। तो विजुअल शेड्यूल इसीलिए इन्हीं तीन चीजों की वजह से विजुअल शेड्यूल ऑटिज्म में बेटर वर्क करता है। ये क्या बताता है कि पहले क्या होगा, अभी क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये तीनों चीज बच्चे को बताता है विजुअल शेड्यूल। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में एंजाइटी डेवलप नहीं होती है या कम डेवलप होती है, प्लस मेल्टडाउन ऑटिज्म के कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर हुआ कि विजुअल शेड्यूल बेटर वर्क क्यों करता है ऑटिज्म में। अब हमारा आता है कि एडीएसडी में विजुअल शेड्यूल विजुअल टाइमर क्यों बेटर वर्क करता है। तो एडीएसडी के बच्चों में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, टाइम ब्लाइंडनेस होती है एडीएसडी के बच्चों में, ठीक है। आप जानते हैं ना, टाइम ब्लाइंडनेस मिलती है इन बच्चों में। और दूसरी चीज क्या होती है, इनमें इम्पल्सिव होते हैं एडीएसडी के बच्चे। तीसरी, इनका अटेंशन बहुत पुअर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन बच्चों को 5 मिनट बाद ये काम बंद कर लेना है, ये बात कहने से समझ नहीं आती इनको, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें टाइमर दिखा करके इनको सिखाना पड़ता है कि ये 5 मिनट हो गए, अब इस काम से हमें दूसरे काम में शिफ्ट होना है। तो ये टाइम ब्लाइंडनेस का जो फीचर एडीएसडी के बच्चों में होता है, उस वजह से इनमें विजुअल टाइमर बेटर वर्क करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तो क्या दोनों में दोनों यूज कर सकते हैं, क्या विजुअल टाइमर को ऑटिज्म में भी यूज कर सकते हैं और विजुअल शेड्यूल को एडीएसडी में यूज कर सकते हैं, क्या क्रॉस यूज कर सकते हैं दोनों को। जी हाँ, हमको क्रॉस ही यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑटिज्म के बच्चों में हम विजुअल शेड्यूल से स्टार्ट करेंगे और विजुअल टाइमर को ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेट कर लेंगे थेरेपी में या उसके शेड्यूल में। ऐसा ही एडीएसडी के बच्चों में हम शुरुआती दौर में विजुअल टाइमर का यूज करेंगे एंड देन विजुअल शेड्यूल को भी पैरेलल में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेजेस में जब आप यूज करते हैं तो इस तरीके से करना बेटर रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी 1 क्या बताती है, स्ट्रेटजी 1 बताती है कि बच्चे हमारा इंस्ट्रक्शन नहीं लेते, पहले पहले वो इन्वायरमेंट का इंस्ट्रक्शन लेते हैं। कैसे, समझ रहे हैं ना। तो यानी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पीछे जो है डीजे बज रहा है या कोई डांस बच्चों का समूह कर रहा है और हम उसको मैथ पढ़ाने के लिए बिठा रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट से जो सिग्नल मिल रहा है उसको पहले पिक करेगा, बजाय कि हमारी मैथ को, उसको इजिली नहीं ले पाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेटजी 2 पे आते हैं हम। स्ट्रेटजी 2 का नाम है रिप्लेस डू नॉट रिमूव। अब इस स्ट्रेटजी 2 का साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, देखिए एबीए और डेवलपमेंटल थेरेपी दोनों ये सजेस्ट करते हैं कि अनवांटेड बिहेवियर को सिर्फ स्टॉप करना काफी नहीं होता है, उसकी जगह हमको अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव देना जरूरी होता है बच्चे को, ठीक है। तो वाइट वर्क्स ये प्रिंसिपल क्यों वर्क करता है, अगर स्क्रीन हटा दी और अल्टरनेटिव नहीं दिया तो बच्चे में फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा बच्चा। तो अल्टरनेट क्या क्या देंगे, इस पे आते हैं हम रिप्लेसमेंट आइडियाज पर। तो अगर हाई एनर्जी चाइल्ड है हमारा तो उसको ट्रेम्पोलिन कराएंगे तुरंत, ऑब्स्टेकल कोर्स, ठीक है ना, बैलून वॉलीबॉल, आप फोटो में देखते ना ये सारी चीजें, और एनिमल वॉक, ठीक है ना। अगर सेंसरी सीकिंग चाइल्ड है तो प्ले डो, वाटर प्ले, सैंड प्ले, बबल प्ले, ठीक है ना। और शांत बच्चा है तो उसको स्टोरी बुक, पजल, लीगो, कलरिंग, ये सारी चीजें कराते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा बच्चा, अब इसमें फिर दो चीजों पे हम चलते हैं, अगर हमारा बच्चा ऑटिज्म का है तो इस स्ट्रेटजी में हमें क्या ध्यान रखना है, बच्चे के स्पेशल इंटरेस्ट को प्ले में इंक्लूड करना है। अब बच्चे को कोई प्ले पसंद नहीं है और हम उसी पे अड़े हुए हैं, ये नहीं करना है। हमें बच्चे का स्पेशल इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है और उसी से बच्चे को हमें इस स्ट्रेटजी को लागू करना है, ठीक। एडीएसडी के बच्चों में हमें क्या करना है, एडीएसडी के बच्चों को देखिए काम करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले मूवमेंट देंगे बच्चे को, कोई मूवमेंट एक्टिविटी पहले कराएंगे 10 मिनट्स तक, फिर हम टेबल एक्टिविटी पे बच्चे को लेकर जाएंगे। ना कि पहले टेबल पे बिठाएं और फिर बाद में उसको खिलाएं, रिवर्स नहीं करना है कि जैसे पहले मैथ का वर्क कर लो तब तुम्हें खिलाएंगे, ऐसे नहीं करना है। पहले तुम 10 मिनट जंप कर लो, उसके बाद तुम टेबल पे एक्टिविटी करो। एडीएसडी के बच्चों में हमें इस चीज का ध्यान रखना है, रिवर्स नहीं करना है इस चीज को। अब आते हैं हम कॉमन मिस्टेक्स में, इस स्ट्रेटजी में कॉमन मिस्टेक क्या होती है। तो देखिए सिर्फ फोन बंद कर दिया, ठीक है ना, और कुछ किया ही नहीं।
तो फोन बंद कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है, चलो बबल खेलते हैं। ठीक है ना। तो बस सिंपली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें फोन बंद करके अपने काम में नहीं लग जाना है, हमको बच्चे को किसी अल्टरनेट एक्टिविटी में इंगेज जरूर करना है। ठीक है। तो हमने क्या ध्यान रखना, रिप्लेस, डू नॉट रिमूव, इस स्ट्रेटजी में प्रिंसिपल क्या है, ब्रेन जो होता है ना वो रिप्लेसमेंट को बेटर एक्सेप्ट करता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट्रिक्शंस। अगर हम बच्चों पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ब्रेन उसको इजीली नहीं पचा पाएगा, इजीली नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। वो रिप्लेसमेंट को इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी 2 का कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट बच्चों पे ही नहीं, बड़ों पे भी लागू है। हम कोई रिप्लेसमेंट दे देंगे तो बेटर है, बजाय कि हमसे कोई चीज छीन ली जाए। ठीक है ना। तो इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल भी आपने इस स्ट्रेटजी का सीख लिया। ठीक है। तो हम अगर सेंसरी सीकिंग बच्चा है तो प्ले डो, वाटर प्ले, सैंड प्ले। क्वाइट चाइल्ड है तो उसको स्टोरी बुक, पजल, लीगो, कलरिंग, इन सारी एक्टिविटीज में एंगेज कर देते हैं। ठीक है ना। और हमने देखा कि रिप्लेसमेंट बेटर एक्सेप्ट करते हैं बच्चे बजाय रेस्ट्रिक्शंस के। ठीक है ना। तो इस स्ट्रेटजी में क्या ध्यान रखना होता है, बच्चे की लीड को हमें फॉलो करना होता है, सेफ एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होता है, प्ले और फन एक्टिविटी करनी रहती है बच्चे के साथ। ठीक है। अब हम स्ट्रेटजी 3 पर चलते हैं। स्ट्रेटजी 3 का नाम है ट्रांजिशन रिचुअल्स। ठीक है ना। तो ये हमारी नई स्ट्रेटजी का नाम है, स्ट्रेटजी 3 का। और इसका प्रिंसिपल क्या है, सडन ट्रांजिशंस ऑटिज्म और एडीएचडी दोनों में डिफिकल्ट हो सकते हैं। ठीक है। यानी प्रेडिक्टेबल ट्रांजैक्शंस रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। और ये कॉन्सेप्ट कम काम क्यों करता है, अधिकांश बच्चों में स्क्रीन नहीं होता, बल्कि अनएक्सपेक्टेड एंडिंग जो होती है ना, उससे बच्चे अपसेट हो जाते हैं। हमने बच्चे का अनएक्सपेक्टेडली स्क्रीन छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, टीवी को अचानक से बंद कर दिया। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी हमने की, उससे बच्चे ज्यादा परेशान है बजाय कि स्क्रीन को छीन लेने से, स्क्रीन को ले लेने से। ठीक है ना। यानी प्रेडिक्टेबल ट्रांजिशन हमने नहीं किया, हमने अनप्रेडिक्टेबल ट्रांजिशन। ऐसे ही सोचिए कि आप 5,000 रुपए लेकर जा रहे हैं, अचानक से कोई छीन के भाग जाए, और एक है कि नहीं ये 5,000 रुपए आज हमसे मांग सकते हैं, एक प्रेडिक्टेबल तो आप इजिली दे देंगे, और कोई जबरदस्ती हाथ से छीन के भाग जाए कि चलो कल लौट आएंगे, तो दोनों में आप कैसे फील करेंगे। एक में आप एंजाइटी डेवलप कर लेंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे के अंदर आप क्या कहेंगे, चलो ठीक है वापस दे दीजिएगा। तो ऐसे ही बच्चों में है, प्रेडिक्टेबल ट्रांजिशन होगा तो रेजिस्टेंस बच्चे कम करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल सडन होगा तो बच्चे विरोध करेंगे ही करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हमें क्या करना है, 5 मिनट पहले हमें बच्चे को बताना है सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, ट्रांजिशन करने में। फिर 2 मिनट हो गए, 2 मिनट पहले हमें विजुअल टाइमर दिखाना है बच्चे को। ठीक है। 30 सेकंड पहले हमें काउंटडाउन शुरू कर देना है, 30, 29, 28, 27, 25 रिवर्स। ठीक है ना, काउंटडाउन शुरू कर देना है। जैसे ही हम 0 पे पहुंचे, हमने स्क्रीन को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तुरंत बच्चे को हमने क्या दिया, हाई फाइव दिया, मौका नहीं दिया उसको, तुरंत उसको प्रेज कर दिया। और तुरंत नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इमीडिएटली हमने नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व कर दिया। तो ये हमारा ट्रांजिशन रिचुअल है, ये रिचुअल की तरह इस चीज को करना होता है। ठीक है ना, विजुअल टाइमर की हेल्प लेकर के। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज में। ऑटिज्म के बच्चों में हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑटिज्म। हम्म। हाँ, ऑटिज्म के बच्चों में फर्स्ट देन कार्ड का हम लोग यूज कर सकते हैं। और जैसे अभी हमने देखा, विजुअल शेड्यूल का यूज कर सकते हैं, और विजुअल टाइमर का भी यूज कर सकते हैं। एडीएचडी के बच्चों में इस ट्रांजिशन रिचुअल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, काउंटडाउन प्लस मूवमेंट ब्रेक। एडीएचडी के बच्चों में मूवमेंट ब्रेक मान के चलिए कराना ही है, मूवमेंट ब्रेक ही उन बच्चों को काम करता है। ठीक है ना, उनको संतुलित होने में मदद करता है। ठीक है। टिपिकल चाइल्ड है तो किचन टाइमर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। कॉमन मिस्टेक इसमें क्या करते हैं हम लोग इस स्ट्रेटजी के अंदर, सडनली स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल को। तो अब क्या होगा, सडनली स्विच ऑफ कर दिया, फिर रेजिस्टेंस आपको फील करना होगा।
चिल्ड्रन रजिस्ट सरप्राइजेस मोर देन ए लिमिट्स। बच्चे जो होते हैं ना हमारे, वो सरप्राइज, जैसे हम लोगों को सरप्राइज गिफ्ट पसंद होता है ना, उनको एक लिमिट ही है, उतने ही तक सरप्राइज गिफ्ट पसंद है, उससे ज्यादा पर वो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक लिमिट है जिसमें बच्चे जो है हमारे सरप्राइज एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह के सरप्राइजेस को बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो सडनली कर दिए जाते हैं ट्रांजिशंस, ठीक। अब हमारी स्ट्रेटजी आती है 4 नंबर स्ट्रेटजी, फोर्थ स्ट्रेटजी, रेगुलेट बिफोर यू एजुकेट। अब इस स्ट्रेटजी का साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? देखिए, ओटी और डेवलपमेंटल न्यूरोसाइंस के हिसाब से एक डिसरेगुलेटेड ब्रेन लर्निंग और कोऑपरेशन दोनों में स्ट्रगल करता है। ये इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल के आधार पर हम कर क्या सकते हैं? हमें करना क्या है? अगर बच्चा हमारा रेगुलेटेड नहीं है, परेशान है, ठीक है ना, और हम उसको सीधे पढ़ाने बैठ जाएं या उसकी स्क्रीन छीन लें, तो वो स्ट्रगल करेगा बच्चा, ठीक है। तो हम अब हमें करना क्या है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? चाइल्ड को ऑब्जर्व करना है, वो भूखा तो नहीं है ना, स्लीपी तो नहीं है, ओवर स्टिमुलेटेड तो नहीं है बच्चा, एंड रूल्स, ठीक है। बेड टाइम रूटीन्स एंड रूल्स, तो डिजिटल सनसेट रूटीन रूल इसको हम बोलते हैं, ये हमारी नई स्ट्रेटजी है। इवनिंग रूटीन और स्लीप हाइजीन बच्चे के डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ब्राइट स्क्रीन बेड टाइम के करीब यूज करने से कुछ बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें, नींद से जुड़ी हुई दिक्कतें देखी गई हैं। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि बेड टाइम से लगभग 1 घंटे पहले रिक्रिएशनल स्क्रीन हमें पूरी तरह से बंद कर देनी है, ठीक है। एक्सरसाइजेज हमें 4 घंटे पहले बच्चे की बेड टाइम से पूरी करा देनी है, ठीक है। तो स्क्रीन हमें 1 घंटे पहले टोटली बंद कर देनी है, और 4 आवर्स बिफोर में बच्चे को एक्सरसाइज करा देनी है। तो डिजिटल सनसेट रूटीन हमारा क्या बनेगा? ठीक है, स्क्रीन ऑफ हो गई, वार्म लाइट में गया बच्चा, नहाया, बच्चा नहा सकता है अगर रूटीन में है उसके, स्टोरी बुक पढ़ सकता है, हल्का म्यूजिक। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हल्के म्यूजिक में वो डीजे वाला म्यूजिक ना सुनने लगे, फास्ट म्यूजिक ना सुनने लगे बच्चा, ठीक है। प्रेयर कर सकता है बच्चा, पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकता है बच्चा, ठीक है। तो ये डिजिटल सनसेट रूटीन हमारा बच्चे का बनेगा, ठीक है। अगर ऑटिज्म का बच्चा है तो विजुअल शेड्यूल का यूज हम करेंगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेम रखेंगे बेड टाइम को हमेशा, और फेवरेट कामिंग एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो बच्चे को बहुत पसंद है वही एक्टिविटी बच्चे को देंगे, ठीक है। अगर एडीएसडी का बच्चा है तो मूवमेंट बेड टाइम से पहले कंप्लीट करवा देनी है, क्वाइट एक्टिविटी लगभग 20 से 30 मिनट में करा देनी है बच्चे को, ठीक है। कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या हो रही है? कॉमन मिस्टेक हो रही है कि बच्चा बेड पर लेट गया, सोने गया और यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, टेबलेट को साथ लेकर के बच्चा सो रहा है, और लास्ट मोमेंट में बच्चे को गेमिंग और गेम खेलना है, उसको बिना गेम खेले नहीं सोएंगे, तब फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चे में, ठीक है ना। तब फिर आप स्क्रीन से रिमूव, बच्चे का स्क्रीन टाइम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, और स्लीप भी बच्चे की अफेक्ट होगी। तो एक प्रिडिक्टेबल बेड टाइम रूटीन हमेशा बेटर स्लीप को सपोर्ट करता है। तो लास्ट मोमेंट पर आप जो है डिवाइस को हटाएं, मोबाइल को छीनें, बच्चे को डांट के सुलाएं, उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि एक प्रिडिक्टेबल बेड टाइम रूटीन आप बच्चे में धीरे धीरे डेवलप करें। यही इस स्ट्रेटजी का मूल अंश है, यही इस स्ट्रेटजी की फाइनल लाइन है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है, ये इस स्ट्रेटजी का नाम है द 5 क्वेश्चन स्क्रीन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन स्क्रीन टेस्ट क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है इसका, है ना, ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स मीडिया गाइडेंस से इंस्पायर्ड है स्ट्रेटजी। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये इंफोसिस करती है कि कितने घंटे इस पर नहीं ध्यान देना है, बल्कि किस चाइल्ड के लिए किस कंटेंट के साथ, किस सिचुएशन में और किस इम्पैक्ट के साथ स्क्रीन यूज हो रही है, इस पर ध्यान देना है। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के बारे में हम पिछले भी लेक्चर में डेवलप कर चुके हैं कि वो स्क्रीन को जीरो करने पर नहीं कहते, स्क्रीन में ये 5 क्वेश्चन पूछने के लिए कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वाई, फोन क्यों दे रहे हैं बच्चे को? क्या उसका पर्पज एजुकेशनल है? क्या फैमिली में वीडियो कॉल हो रही है, वीडियो कॉल पे मतलब बात कर रहे हैं आप, या कोई प्लान्ड कार्टून था कि वो कार्टून उसको देखना था होमवर्क, मैथ या इंग्लिश ये वर्क करने के बाद, ठीक है ना। या आप स्क्रीन इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा रो चिल्ला रहा है, मान नहीं रहा है, ठीक है ना,
तंग कर रहा है, आपको किचन में काम करना है तो आप बच्चे को चुप करने के लिए दे रहे हैं, तो ये डिसाइड करना है कि क्यों स्क्रीन दे रहे हैं। दूसरा सवाल, व्हाट, बच्चा देख क्या रहा है, क्या वो एजुकेशनल कंटेंट देख रहा है, क्या वो कंटेंट स्लो पेस्ड है या फास्ट पेस्ड है। तो हमने आपको बताया था कि फास्ट पेस्ड कंटेंट बच्चे को नहीं दिखाने हैं, हमें क्या दिखाने हैं, स्लो पेस्ड कंटेंट, वो जिनमें एकदम से कलर चेंज हो रहे हैं, एकदम से करेक्टर चेंज हो रहे हैं बहुत फास्ट, वो अवॉइड करने हैं। एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो है कि नहीं, और पेरेंट्स के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए जो कंटेंट बच्चा देख रहा है। अवॉइड क्या करना है, कंटिन्यूअसली शॉर्ट्स देखना, शॉर्ट्स से बच्चे को नुकसान होता है, तो जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये बच्चे को नहीं दिखानी है, जो ज्यादातर बच्चे इन्हीं को स्क्रॉल करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। रैंडम ऑटो प्ले, ऑटो प्ले लगा हुआ है, कुछ भी बच्चे के सामने अचानक से चलने लगा, वायलेंस चलने लगी, मारधाड़ बच्चे के सामने चलने लगी है ना, ये अवॉइड करना है। एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, बच्चा छोटा है और वो एडल्ट कंटेंट देख रहा है, इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 आता है, वहन, कब, ठीक है ना, कब देखना है, तो टाइमिंग क्या है, अच्छा समय क्या है, ठीक है ना, तो प्लान होना चाहिए कि बच्चा कब देखेगा स्क्रीन को, ये पहले से निश्चित निर्धारित होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है इसमें वैन में, कि मील्स के खाने के दौरान ना देखे, नींद से ठीक पहले ना देखे, नींद के समय से, होमवर्क के समय पे बच्चा टीवी को और स्क्रीन को ना देखे। क्वेश्चन 4 क्या आता है, हु, बच्चा अकेला देख रहा है या पेरेंट के साथ देख रहा है, को व्यूइंग को हमें जरूर चेक करना है, ठीक है ना। को व्यूइंग अगर रहेगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, हमें पता रहे और हमें देखते भी रहे कि ये देख क्या रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मिसिंग, ये मिशन गलत लिख गया है स्लाइड में, व्हाट इज मिसिंग, क्या चीज है जो नहीं हो पा रही है, मिशन नहीं है, स्क्रीन की वजह से क्या रिप्लेस हो रहा है ये डिसाइड करना। क्या स्क्रीन की वजह से आउटडोर एक्टिविटी, यानी उसको खेलने जाना था लेकिन उसकी जगह बच्चा जो है मोबाइल चला रहा है, या उसका स्पीच थेरेपी का सेशन था और वो मोबाइल चला रहा है, या उसको होमवर्क करना था और वो मोबाइल पर लगा हुआ है बच्चा, फैमिली में इंटरेक्शन का समय, सब लोग बात कर रहे हैं, बच्चा अकेले कोने में अलग कमरे में जाके मोबाइल चला रहा है, सोने का समय था, बच्चा मोबाइल देख रहा है। अगर इन सब के आंसर यस हैं तो स्क्रीन रिड्यूस करना बहुत ही जरूरी है। क्लिनिकल पर्ल क्या है इस स्ट्रेटजी की, कि ये 5 क्वेश्चन हमें हमेशा बच्चे से पूछने हैं, ठीक है ना। हर स्क्रीन सेशन से पहले हमको ये 5 क्वेश्चन पूछने हैं, ना कि स्क्रीन सेशन के बाद हम ये 5 क्वेश्चन पूछे, है ना। बच्चे ने 2 घंटे स्क्रीन देख ली, अब हम ये 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। तो ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा रिकमेंडेड स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब हम